दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली दुनिया क्या है? आपके आसपास रखी हुई कुर्सी, मेज, कंप्यूटर या फ़ोन या फिर आपके दिमाग में चल रहे विचार। एक तरफ भौतिक वस्तुएं हैं और दूसरी तरफ है आपका विचार। अगर आपका जवाब है भौतिक वस्तुएं हैं, तो आप एक आम इंसान की तरह सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपका जवाब विचार या आइडियाज़ हैं, तो बधाई हो, आप एक आदर्शवादी हैं। आज की क्लास में हम यूजीसी नेट एजुकेशन के यूनिट 1 के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आदर्शवाद को पूरी तरह समझेंगे, वो भी आसान उदाहरणों और ट्रिक्स के साथ, ताकि आपका एक भी सवाल गलत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखिए आदर्शवाद जो है सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण विचारधारा है। यह भौतिक दुनिया की तुलना में विचारों, आध्यात्मिकता और मन को अधिक महत्व देती है। अब चलते हैं आदर्शवाद के अर्थ पर। आदर्शवाद का अर्थ और परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन। आदर्शवाद वह दर्शन है जो विचारों यानी आइडियाज़ को ही अंतिम सत्य मानता है। इसके अनुसार यह भौतिक जगत जो है नाशवान है, जबकि विचारों की दुनिया अमर और वास्तविक है। देखिए आदर्शवाद, जिसे अंग्रेजी में आइडियलिज्म कहते हैं, शिक्षा दर्शन की सबसे पुरानी और प्रभावशाली विचारधारा है। यह मानती है कि यह भौतिक संसार जो है नाशवान है। जो भी आप देखते हैं, छूते हैं, वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जो विचार है, जो आत्मा है, वो अमर है। अब उदाहरण से इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक सेब है। आप उस सेब को खा सकते हैं, वह सड़ सकता है यानी वह खत्म हो सकता है, यह भौतिक वस्तु। लेकिन सेब का विचार है कि वह एक मीठा लाल रंग का फल है। यह विचार कभी खत्म नहीं होता। आदर्शवाद इसी विचार को सच्चा मानता है। अब देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। यह शब्द जो है आइडियलिज्म प्लेटो के थ्योरी ऑफ आइडियाज से निकला है। इसका मुख्य नारा है, मन ही सब कुछ है और पदार्थ मन की अभिव्यक्ति है। अब चलते हैं इसके मुख्य प्रवर्तक की तरफ। मुख्य प्रवर्तक यानी की प्रोपोनेंट्स। आदर्शवाद को स्थापित करने में निम्नलिखित दार्शनिकों का बड़ा योगदान है। देखिए यूजीसी नेट में सीधे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इन्हें याद करने की ट्रिक भी बताऊंगी मैं आपको। पहले आप देख लीजिए। पाश्चात्य राजनीतिक विचारों में है सुकरात, प्लेटो, जिसे इसका जनक माना जाता है, डेकार्ट, स्पिनोजा, कांट, हीगल, बर्कले। और भारतीय विचारकों में है स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। प्लेटो को आदर्शवाद के जनक माना जाता है। इनकी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ आइडियाज़। और बाकी ये सभी पाश्चात्य विचारक हैं, और ये जो भारतीय विचारक हैं इन सभी में ये विवेकानंद वगैरह ये सब हैं। ठीक है। अब इन्हें याद रखने की मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आदर्शवादी भगवान और आत्मा पर विश्वास करते हैं, और भारत में गांधी, विवेकानंद और टैगोर इसी रास्ते पर चले। ठीक है, ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। आदर्शवादी भगवान और आत्मा पर विश्वास करते हैं, और भारत में गांधी, विवेकानंद और टैगोर जो है इसी रास्ते पर चले हैं। अब चलते हैं आदर्शवाद के मूल सिद्धांतों पर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। आदर्शवाद को बेहतर समझने के लिए इन 4 स्तंभों को देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पक्ष और इनका विवरण। आदर्शवाद के 3 पक्ष हैं, तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा एपिस्टेमोलॉजी, मूल्य मीमांसा एक्सियोलॉजी। ठीक है। अब इनके विवरण की बात करते हैं। देखिए तत्व मीमांसा में क्या आता है, ब्रह्मांड का निर्माण विचार या ईश्वर से हुआ है। आत्मा परमात्मा का अंश है। देखिए अब इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि तत्व मीमांसा बताएगा आपको कि यह ब्रह्मांड क्या है। आदर्शवाद कहता है कि यह ब्रह्मांड ईश्वर या
यह ब्रह्मांड जो है ईश्वर या विचार से बना है। आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा है, भौतिक वस्तुएं सिर्फ उसकी परछाई है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे पर, ज्ञान मीमांसा पर। सच्चा ज्ञान इंद्रियों से नहीं बल्कि तर्क और आत्मचिंतन यानी इंट्यूशन से मिलता है। ठीक है, अब इसे कैसे समझ सकते हैं कि ज्ञान मीमांसा होती है। सच्चा ज्ञान क्या है? सच्ची जानकारी हमारी 5 इंद्रियों आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा से नहीं मिलती। असली ज्ञान तर्क, आत्मचिंतन और अंतरात्मा की आवाज़ से आता है। अब उदाहरण से समझिए, अगर आपको लगता है कि सूरज पूरब से निकलता है क्योंकि आप उसे देखते हैं, तो आदर्शवाद कहता है कि यह अधूरा सच है। सच्चा ज्ञान गणित और दर्शन के नियमों में छिपा है जो कभी नहीं बदलते, चाहे आप उन्हें देखें या ना देखें। अब चलते हैं तीसरे पर, मूल्य मीमांसा पर। मूल्य मीमांसा कह सकते हैं जीवन का लक्ष्य क्या है। शाश्वत मूल्यों सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति जीवन का लक्ष्य है। देखिए, आदर्शवाद के अनुसार जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है? 3 शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करना जो कभी समाप्त नहीं होते, सत्यम शिवम और सुंदरम। आगे चलते हैं, अब चलते हैं शिक्षा के उद्देश्यों पर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य बालक के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। अब देखिए, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें समझ लीजिए। सबसे पहले आता है शिक्षा का उद्देश्य आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना, ईश्वर से साक्षात करना, यानी कि छात्र को यह महसूस कराना कि वह सिर्फ एक हाड़ मांस का पुतला नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। दूसरा आता है सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण, अपनी संस्कृति और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। सांस्कृतिक विरासत यानी कि अपनी संस्कृति, वेद, उपनिषद और परंपराओं को अगली पीढ़ी को सौंपना। ठीक है, अब आते हैं चरित्र निर्माण पर, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, यानी कि एक अच्छा और नैतिक इंसान बनाना विद्यार्थी को। अब चौथा उद्देश्य है पवित्र जीवन की तैयारी, मनुष्य को पशु प्रवृत्तियों से ऊपर उठाकर एक आध्यात्मिक प्राणी बनाना, यानी बच्चों को बुराइयों से दूर रखकर पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। अब उदाहरण से समझिए, एक आदर्शवादी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना नहीं होगा जो पैसे कमाए। इसका असली उद्देश्य होगा कि वह इंजीनियर एक सत्यवादी और नैतिक व्यक्ति बने जो समाज की सेवा कर सके। आगे चलते हैं, अब आते हैं पाठ्यक्रम पर। पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम। आदर्शवादी पाठ्यक्रम बाल केंद्रित न होकर विचार केंद्रित यानी आइडिया सेंटर्ड होता है। इसमें साहित्य, धर्मशास्त्र, दर्शन, कला और भाषा को प्राथमिक स्थान दिया जाता है, यानी कि उच्च स्थान मिलेगा साहित्य, धर्मशास्त्र, दर्शन, कला और भाषा को, और फिर निम्न स्थान मिलेगा विज्ञान और व्यायाम को। विज्ञान और व्यायाम को माध्यमिक स्थान दिया जाता है ताकि शरीर जो है स्वस्थ रहे और उच्च चिंतन कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आते हैं शिक्षण विधियों पर, यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग्स। अब बात करेंगे कि आदर्शवाद की शिक्षण विधियां कैसी हैं। आदर्शवादी किसी एक विधि में बंधे नहीं हैं, लेकिन वे निम्नलिखित पर जो है जोर देते हैं। सबसे पहली है प्रश्न उत्तर जो सुकरात ने दी है, फिर है संवाद विधि प्लेटो ने दी है, तर्क विधि जो हीगल ने दी है, खेल विधि जो फ्रोबेल ने दी है, अभ्यास एवं आवृत्ति जो पेस्टोलॉजी ने दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट करिएगा और याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं अनुशासन और शिक्षक पर, डिसिप्लिन एंड टीचर। देखिए, शिक्षा में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होता है, आदर्शवाद में जो है शिक्षक ही सर्वोच्च है, वह गुरु है, मार्गदर्शक है और एक माली है। तो शिक्षक का स्थान जो है वो आदर्शवाद में शिक्षक को सर्वोच्च माना गया है। शिक्षक एक माली की तरह है जो छात्र को छात्र रूपी पौधे को सींचता है, यह छात्र का आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। ठीक है, देखिए उदाहरण से समझिए,
एक आदर्शवादी शिक्षक अपनी क्लास में सिर्फ लेक्चर नहीं लेता, बल्कि वह छात्रों से पूछता है तुम्हारे अनुसार न्याय क्या है, और फिर उनके जवाबों को तर्क के आधार पर सुधारता है। वह खुद एक ऐसा आदर्श जीवन जीता है कि छात्र उसे देखकर अनुशासित हो सके। इसे प्रभावात्मक जो है अनुशासन कहते हैं। ठीक है, अब आती है बात प्रभावात्मक अनुशासन की, यानी कि जो मैंने आपको अभी बताया वो इन दोनों का ही अर्थ है। यानी कि अनुशासन जो है यह एक प्रभावात्मक अनुशासन यानी इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन की बात करता है। इम्प्रेशनिस्टिक यानी शिक्षक जो है अपने आदर्श व्यक्तित्व से छात्र को अनुशासित होने के लिए प्रेरित करता है, जैसा कि मैंने आपको अभी उदाहरण से समझाया। ठीक है, अब आगे चलते हैं निष्कर्ष पर कि आज हमारे इस टॉपिक से क्या निष्कर्ष निकलता है। आदर्शवाद हमें नैतिकता, उच्च मूल्य और आत्म अनुशासन सिखाता है। यूजीसी नेट की दृष्टि से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये शिक्षा को केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि जीवन जीने की कला मानता है। दोस्तों, हमने आज आदर्शवाद को समझा। इसे शॉर्ट में याद रखने के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, आप उसको याद रख सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक है आपकी याद रखने की। सबसे पहले आप लिखेंगे आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म। ठीक है, यहाँ आदर्शवाद लिखिए और यहाँ लिखिए मुख्य बिंदु। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है, इस पर नहीं लिखा जा सकता, बाकी इतना लिख दूंगी कि मैं आप समझ सकें, मैं बोल रही हूँ, आप लिख सकते हैं। देखिए, आदर्शवाद का मूल फोकस क्या है? मूल फोकस, ठीक है, मूल फोकस है इसका विचार, आत्मा और ईश्वर। ऐसे आप एक टेबल बना सकते हैं कि आदर्शवाद और मुख्य बिंदु, यहाँ लिखिए मूल फोकस और यहाँ लिखिए विचार, आत्मा और ईश्वर। फिर उसके बाद लिखिए प्रमुख दार्शनिक, और यहाँ आप लिखेंगे प्रमुख दार्शनिक के आगे आप लिखेंगे प्लेटो, विवेकानंद और टैगोर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, तीसरा पॉइंट लिखना है लक्ष्य। ठीक है, लक्ष्य में आप लिखेंगे आत्मानुभूति और